yourself around. दोस्तों, फिल्म बाहुबली के सफल डायरेक्टर एस.एस. राजामौली की फिल्म RRR भी काफी सफल रही। इस फिल्म को जनता के बीच खूब प्यार मिल रहा है। हालांकि फिल्म RRR एक फिक्शन बेस्ड फिल्म है, जिसका मतलब है राइज रोर रिवोल्ट, और जिसका हिंदी में मतलब जाने तो इसका मतलब है उठो दहाड़ो और विद्रोह करो। और इस फिल्म को हाई VFX से बनाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म के किरदार अल्लूरी सीताराम राजू, जिसका किरदार फिल्म में रामचरण ने, और कोलाराम भीम, जिसका किरदार जूनियर NTR ने निभाया है, ये दोनों सच में एक महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश के लिए जान दे दी और अपने लोगों के लिए लड़ते लड़ते इन्होंने बलिदान दे दिया। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इनके जीवन की सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और उम्मीद है कि आपको इन क्रांतिकारियों की असल जिंदगी के बारे में जानने के बाद अपने देश पर फक्र होगा कि हमारे देश में ऐसे महान क्रांतिकारी पैदा हुए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं महान क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। इस महान शख्सियत का जन्म 4 जुलाई 1987 को पंडरांगी गांव में हुआ, जो कि विशाखापत्तनम में है, जिन्होंने आगे चलकर रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया। लेकिन चलिए पहले जानते हैं इनके बचपन के बारे में। दोस्तों, अल्लूरी सीताराम राजू आदिवासी जाति से बिलोंग करते थे, जिन आदिवासियों को बस अपने जंगल, जमीन और अपनी जमीन से काफी प्यार था। और सीताराम राजू बचपन से ही ज्योतिष विद्या में काफी रुचि रखते थे, जिसके कारण इन्होंने ज्योतिष विद्या का काफी गहन अध्ययन किया। और इन्होंने बहुत बार अपने जीवन में तीर्थ यात्राएं पूरी की। और उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में अपने 2 साल तो सीतामाई नाम की पहाड़ी गुफा में योग साधनाओं में बिता दिए। सीताराम का ज्यादा समय अपने चाचा अल्लूरी रामकृष्ण के साथ गुजरा। वो अपने चाचा के साथ रहना पसंद करते थे, इसलिए सीताराम को शुरू से ही क्रांतिकारी संस्कार मिले, जिनके मन में बस एक ही बात बैठ चुकी थी कि अंग्रेज हमें लूट रहे हैं और उन्होंने हमें गुलाम बनाया है। यही कारण था कि वो क्रांतिकारी बने। पहली तीर्थ यात्रा के समय वो हिमालय की ओर गए। वहां उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी पृथ्वी सिंह आजाद से हुई। राजू के क्रांतिकारी साथियों में बिरैया दोरा भी काफी बहादुर था। अंग्रेजों ने बिरैया दोरा को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसे जेल में रखा गया, लेकिन वह जेल की दीवार कूदकर जंगलों में भाग गया। उसके बाद बिरैया दोरा ने दल से संपर्क जोड़कर ब्रिटिश सत्ता में संग्राम जारी रखा, जिसके बाद वो दोबारा जेल भेज दिए गए। अंग्रेज बिरैया दोरा को फांसी पर लटका ही देते, परंतु उस समय सीताराम राजू का संगठन बहुत प्रबल हो चुका था। पुलिस राजू से थर-थर कांपती थी। लेकिन फिल्म में हमें इसका बिल्कुल उल्टा दिखाया गया है, क्योंकि फिल्म में सीताराम राजू ही पुलिस है। हालांकि ऐसा नहीं था। सीताराम राजू इतना निडर था कि वह खुलेआम ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देता था। कैदी बिरैया दोरा के लिए उसने अंग्रेजों की सत्ता को पहले ही सूचना भिजवा दी थी कि मैं बिरैया को रिहा करवाने जा रहा हूँ, दम है तो रोक लेना। और वही हुआ। एक दिन पुलिस दल जब बिरैया को हथकड़ी बेड़ी से अदालत की ओर ले जा रही थी, तभी सीताराम राजू ने पुलिस की टुकड़ी पर धावा बोल दिया। हालांकि दोनों तरफ से गोलियां चली, लेकिन पुलिस दस्ता राजू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, यानी बाल विभाग ना कर सकी। वह दिन दहाड़े खुलेआम लड़कर बिरैया दोरा को छुड़ा ले गया। अंग्रेजी सत्ता के लिए राजू और बिरैया की खोज एक समस्या बन गई। पुलिस उन्हें ढूंढने में विफल रही, हालांकि जिनके नाम पर 10,000 का इनाम भी रखा गया था। 1920 में उन पर गांधी जी के विचारों का प्रभाव पड़ गया और उन्होंने आदिवासियों के मद्यपान छोड़ने और अपने विवाद पंचायत को हल करने की सलाह दी। किंतु जब 1 वर्ष में स्वराज्य का गांधी जी का सपना पूरा नहीं हुआ, जहां गांधी अहिंसा का नारा देते थे, लेकिन राजू ने अपने लोगों की मदद करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठा लिए और हिंसा का सहारा लेना शुरू किया। आरंभ में उनका मुख्य उद्देश्य पुलिस थानों पर आक्रमण करके वहां के शस्त्र छीनना था, जिन शस्त्रों से विद्रोह को आगे बढ़ाया जा सके। 22 अगस्त 1922 से मई 1924 तक राजू के दल ने 10 पुलिस थानों पर कब्जा करके हथियार लूट लिए। तो ऐसी थी कुछ अल्लूरी सीताराम राजू की कहानी। दोस्तों, अब बात करते हैं कोलाराम भीम की। दोस्तों, भले ही आप इन्हें ना जानते हो, लेकिन ये भीम अपने गोंड आदिवासियों के लिए भगवान से कम नहीं थे। और एक गोंड जनजाति आम जिंदगी में आम लोगों से हमेशा दूर रहा करते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भीम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उन्हें अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु बहुत सी भाषाएं आती थी। हाँ, भले ही फिल्म में उन्हें इंग्लिश ना आती हो। कोलाराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 में वर्तमान तेलंगाना राज्य के संकेपल्ली गांव में गोंड जनजाति में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही अंग्रेजों और निजामों को अपने समाज के लोगों पर जुल्म करते हुए देखा था। वे निरक्षर जरूर थे, लेकिन परिस्थितियों को संभालना अच्छे से जानते थे। इस क्षेत्र के किसानों की फसलों का बड़ा हिस्सा निजाम को देना पड़ता था।
ऐसे किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। जंगल में पेड़ काटने के आरोप में आदिवासी महिला, पुरुष और बच्चों की तक यातनाएं दी जाती थी। उनके पिताजी ने लोगों की परेशानियों को समझा और वो अपनी राय रखते थे। इस बीच एक जंगल अधिकारी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से पीड़ित परिवार संकेपल्ली से सरदारपुर चला गया। सरदारपुर जाकर वे खेती करने लगे, लेकिन यहाँ भी निजाम शाही का खौफ उन्हें महसूस हुआ। निजाम के आदमी उनके पास आकर उन्हें डराते थे और धमकाते भी थे। इस बात से परेशान होकर कोमाराम ने निजाम से मिलने की चाह की तो उन्हें रोका गया। एक बार एक पटवारी अपने कुछ साथियों के साथ आया और टैक्स वसूलने के नाम पर लोगों से बदसलूकी करने लगा। यह सब देखकर गुस्से में कोमाराम भीम के हाथों से सिद्दीकी नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस घटना ने कोमाराम भीम की जिंदगी को बिल्कुल बदल कर रख दिया। घटना के बाद कोमाराम अपने साथियों के साथ भागकर चंद्रपुर चले गए और वहां कुछ दिनों तक प्रिंटिंग प्रेस में काम किया और हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भी सीखी। कोमाराम भीम चंद्रपुर से ट्रेन से असम चले गए और असम में उन्होंने चाय के बागान में भी काम किया, परंतु वहां भी चाय बागान मालिक द्वारा हो रहे शोषण के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई। इसके कारण वहां से उन्हें निकाल दिया गया और 4 दिन जेल काटनी पड़ी। कोमाराम भीम ने असम में रहते हुए अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में सुना, जो आंध्र प्रदेश में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध लड़ाई कर रहे थे। कोमाराम भीम इन बातों को सुनकर अल्लूरी सीताराम राजू से काफी प्रभावित हुए। वहां से लौटकर कोमाराम अपनी मां और भाई के साथ काकन घाट चले गए। यहाँ एक गांव में मुखिया लच्छू पटेल के साथ काम करने लगे। लच्छू पटेल ने इनका विवाह सोमबाई से करवा दिया। कोमाराम ने लच्छू पटेल के एक पुरानी जमीन विवाद को सुलझाया, जिसके कारण इन्हें काफी लोकप्रियता मिली। निजाम के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। कोमाराम ने अब निजाम शाही के विरुद्ध आवाज उठाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने आसपास के युवाओं को संगठित किया और जल जंगल जमीन का नारा देकर जंगलों पर दावा करते हुए निजाम के विरुद्ध लोगों को आंदोलन से जोड़ने लगे। धीरे धीरे कोमाराम भीम की सेना में लोग भर्ती होने लगे और आदिवासी समुदाय और अन्य लोगों ने भी कोमाराम भीम को नेता मानते हुए उनका पूरा सहयोग किया और धीरे धीरे निजाम की सेना और कोमाराम के लोगों में झड़पें होने लगी। और इसके बाद कोमाराम भीम का 12 गांवों पर अधिकार हो गया और उन्होंने इन 12 गांवों को स्वतंत्र बनाने रखने की मांग की। कोमाराम ने 1928 से लेकर 1940 तक निजाम के खिलाफ लगातार संघर्ष किया। कोमाराम भीम की मृत्यु का समय विवादित रहा, क्योंकि यहाँ पर आधारिक तौर पर लिखा गया कि उनका निधन अक्टूबर 1940 को हुआ था, लेकिन गोंड लोग उनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1940 को मानते हैं। कोमाराम भीम हैदराबाद के गोंड समुदाय के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिनके नाम की अक्सर आदिवासी और तेलुगु लोग गीतों में प्रशंसा करते हैं। गोंड आदिवासी समुदाय द्वारा भीमल पेन के माध्यम से उनकी पूजा की जाती है। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर गोंड आदिवासी समुदाय उनकी मृत्यु के दिन एक पूजा करता है, जो कि जोते घाट पर की जाती है। और इसके बाद भी ये विद्रोह रुका नहीं। उनकी मृत्यु के बाद भी विद्रोह काफी आगे बढ़ा। वैसे हमें जो फिल्म में दिखाया गया था वो तो एक फिक्शनल स्टोरी थी, यानी वो कुछ सालों तक घर से बाहर रहे थे, जिसके बाद का समय हमें इस फिल्म RRR का फिक्शनल कहानी के तौर पर दिखाया गया है। और ये भी सोचा गया है कि क्या होता अगर ये दोनों क्रांतिकारी एक साथ मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी ऐसे महान क्रांतिकारियों पर फिल्में बनती रहेंगी, ताकि हम इन्हें कभी भुला ना सकें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।